हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और हर दिन की तरह आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं ढेर सारे करंट अफेयर। और सभी को भाई दशहरे की बहुत बहुत बधाइयाँ, हैप्पी दशहरा टू ऑल। ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अपनी अपकमिंग बैचेस की, जो कि है हमारी अक्टूबर महीने की। और ये बैचेस जो हैं बाईलैंग्वेज है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट दैट इज़ www.mahindras.org पे विजिट कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं, वही स्पेशल वाला ऑफ़र अपना चल रहा है और आज ही लास्ट है ये ऑफ़र, क्योंकि आज है 15 अक्टूबर। आप अगर परचेज करना चाहते हो हमारे डिजिटल प्रोडक्ट को तो आपको 80% अप टू 80% का ऑफ मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ पूजा 80, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं एज इट इज़ अपने आज के डेट की थॉट्स की। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट। ये मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, तो बिल्कुल आज जो है दिन वही है ना। आज जो है दिन वही है। आज दशहरे का दिन है, तो हम ये सोचेंगे भले आज हमारी सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो, हम पेंडेमिक के कारण बहुत स्ट्रेस में हो, वैकेंसीज कम आ रही है और आ भी रही हैं तो सिलेक्शन छोटे छोटे नंबरों से छूट जा रहा है। डोंट बी वरी, करेंगे, है ना? लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं न्यूज़ हाइलाइट्स की। देखो आज का जो मेरा टारगेट है ना वो ये है कि हमने जितने भी न्यूज़ पढ़े हैं उसे हम डिटेल मैनर्स में समझ लें। स्पेशली जो नोबेल प्राइज़ वाला था, थ्योरी को समझने का थोड़ा-सा मेरा विज़न है आज आपके साथ। थोड़ा साइंटिफिक है ये, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे रॉयल स्वीट्स जो है स्वीट्स एकेडमी के द्वारा साइंस में अगर हम बात करें तो इनके द्वारा डिसाइड किया गया 2021 का नोबेल प्राइज़, जो कि फिजिक्स की दुनिया में फिजिक्स में ये प्राइज़ मिला। और ये प्राइज़ जो है 3 व्यक्तियों को मिला है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पर्सनालिटी को मिला है, जिनमें एक है आपके स्यूकरो जो है मेनावे, दूसरे हैं जो है आपके काल्यूज हैसलमैन एंड तीसरे हैं आपके जो है जियोर्जियो पैरिसी, राइट। इन तीनों को ये अवार्ड मिला है। किस लिए मिला है, कौन से काम के लिए मिला है, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना, ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम। तो कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम की ग्राउंड ब्रेकिंग जो है, इसमें क्या योगदान है इनका, इसके आधार पे ये दिया गया है। समझते हैं बात को, क्या है ये। दैट इज़ अ फिजिकल सिस्टम, राइट। इट्स अ कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम। समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम को जो है सिंप्लीफाई करके इनके द्वारा स्टडी किया जा रहा है और आज के डेट में कैसे रिलेवेंस है और क्यों इनके थ्योरी को मिला है नोबेल। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो हमारे पहले साइंटिस्ट हैं, यानी जो स्यूकरो मेनाबे हैं, वो काफ़ी वृद्ध हैं, 90 ईयर के हैं। और अगर हम बात करें सेकंड जो हमारे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे कार्लोस हैसलमैन जो कि 89 ईयर के हैं। एंड यहाँ पे जो है हमारे जॉर्जियो पैरिसी, ये 73 ईयर के हैं। इन्हें अवार्ड तो मिला है और ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि क्लाइमेट साइंटिस्ट को फिजिक्स का नोबेल मिल रहा है। देखिए ये क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट साइंटिस्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो जा रहा है नहीं, और इसमें इन्हें मिल रहा है फिजिक्स का नोबेल प्राइज। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग एंड वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज एंड ऑलवेज। ऑलवेज ये पूछा जा सकता है अपने आप में कि किस वर्ष क्लाइमेट साइंटिस्ट को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। आंसर हो जाएगा 2021। फिलहाल बात करते हैं थ्योरी की, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो मेनाबे एंड हैसलमैन है, इनको क्यों अवार्ड मिला। देखिए अगर हम बात करें तो जो हमारे मेनाबे हैं, इनकी जो थ्योरी है, इनकी जो वर्क है वो फिजिकल मॉडलिंग पे है। अर्थ साइंस, अर्थ क्लाइमेट की बात करें, अर्थ क्लाइमेट की जो है क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबल जो प्रिडिक्टिंग है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्वांटिफाई वेरिएबिलिटी को कैसे जज किया जा सके, मतलब ये कैसे जाना जा सके कि इसका असर क्या है ग्लोबल वार्मिंग पे। आई थिंक आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा ये जो मैं आपको बोली ना। समझिए, सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे अभी हम ये बोलते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो हमारी जो टेम्परेचर है, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये बढ़ जाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम ऐसा बोल रहे हैं। ये बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगी। ये कैसे मालूम चला हमें, ये ऐसे ही मालूम चला। ये थ्योरी जो है 1960 में मेनाबे के द्वारा दी गई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुरानी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राइट।
अगर हम बात करें यहाँ पे जो हैसलमैन है, इनका क्या डिस्कवरी था? तो इनकी जो डिस्कवरी थी वो थी वेदर एंड क्लाइमेट से। तो जो वेदर है, वेदर एंड क्लाइमेट का क्या रिलेशन है ह्यूमन पे, मानव पे क्या रिलेशन, मानव से क्या रिलेशन है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो कैसे हमारे वेदर एंड क्लाइमेट को चेंज करती है, कैसे हमारे एक्टिविटीज़ इंटरवीन करती है वेदर एंड क्लाइमेट को, सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो पैरिसी हैं, इनको किस लिए अवार्ड मिला है? तो इनको जो अवार्ड मिला है वो इसलिए मिला है कि इन्होंने इंटरप्ले डिसऑर्डर, जो काफ़ी फ्लक्चुएशन, मतलब आप सिंपल समझिए वेदर है, काफ़ी फ्लक्चुएशन होते रहता है ना? अब तो वैसी चीज़ें, वैसी साइंटिफिक क्लाइमेट और नेचुरल चीज़ें वैसी जो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहती हैं फिजिकल सिस्टम में, और उसकी डीप स्टडी की गई है कि कैसे कोई भी सिस्टम में, कैसे कोई भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, कोई भी चीज़ ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, कम फ्लक्चुएट हो रही है, आपस में कुछ ना कुछ इंटरलिंक तो रहता है। इसी इंटरलिंक को, इंटरप्ले को फाइंड आउट किया गया है, इसे डिसऑर्डर को फाइंड आउट किया गया, क्योंकि ये डिसऑर्डर है, इसे प्राप्त करना आसान नहीं है, इसे ही फाइंड आउट किया गया है। और इनकी जो स्टडी है वो बिल्कुल आप समझिए एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल, मतलब छोटे से बड़े लेवल तक इनकी जो है स्टडी की गई है। और ये स्टडी इन्होंने डीप फिजिकल और डीप मैथमेटिकल मॉडल का प्रयोग करते हुए, मैंने बहुत ही फिजिक्स और मैथमेटिक्स का प्रयोग करते हुए इस थ्योरी को फाइंड आउट किया है, जिससे जो कॉम्प्लेक्सिटी को समझा जा सके। आज के डेट में अगर हम बात करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है इस थ्योरी का जो है मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, न्यूरोसाइंस में और क्लाइमेट चेंज में, मशीन लर्निंग में, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी, मतलब आप समझ रहे हो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, मशीन लर्निंग, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस। तो इसमें इस जो है सहायता मिलेगी। अगर हम बात करें लास्ट ईयर यानी 2020 में जो है नोबेल फिजिक्स में किसे प्राप्त हुआ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है रॉजर पेनारोस, और उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है राइनहार्ड, आप देख सकते हो यहाँ पे रेनहार्ड, एंड यहाँ पे रेनहार्ड जेंजल, एंड उसके बाद जो है एंड्रिया गैजे को ये अवार्ड प्राप्त है 2020 का नोबेल। और ये किस लिए प्राप्त है इन्हें? तो भाई इनकी जो डिस्कवरी थी किस मैटर में, ब्लैक होल के मैटर में, इसलिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐसा पहली बार तो नहीं कि क्लाइमेट चेंज को नोबेल प्राइज़ मिला है। हाँ, ये पहली बार ज़रूर हुआ है कि क्लाइमेट चेंज की स्टडी पे फिजिक्स में नोबेल मिला है, ये पहली बार हुआ है। लेकिन क्लाइमेट चेंज को अवार्ड मिला हुआ है, हम देख सकते हैं 2007 में जो है पहली बार अवार्ड क्लाइमेट चेंज पे मिला था आईपीसीसी को, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन अ क्लाइमेट चेंज है। किस लिए मिला था? तो इनके काम के लिए मिला था, जो इनका काम था, इनका जो एफर्ट्स था, इन्होंने क्रिएट किया था अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल, अमॉन्ग द मासेस, कि कैसे क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सकता है। सेकेंडली जो है यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ है। देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है, लेकिन उसका लिंक जो है वो किससे है, आपके जो है हम देख सकते हैं क्लाइमेट साइंस से है। कैसे? तो यहाँ पे जो पॉल क्रिजन है, जिन्हें 1995 में यानी 1995 में जो है इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, और किस लिए मिला था? इनकी वर्क जो कि ओजोन लेयर पे, बात आ गई ना फिर क्लाइमेट की, तो ओजोन लेयर पे इनकी जो वर्किंग है उसके लिए इन्हें प्राइज़ मिला, जो है नोबेल प्राइज़ मिला था कि कैसे हमारी ओजोन लेयर जो है वो कैसे जो है लॉस हो रही है, क्या इसका असर है ह्यूमन लाइफ पे, और कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्रभावित करती है ओजोन लेयर को। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नोबेल जो हमारी अभी तक प्राप्त है, जिसमें हम अभी यहाँ पे देखेंगे, तो ये आपको जो है यूएस के 2 साइंटिस्ट, राइट, तो डेविड जूलियस एंड यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रम जो है पेटापाचियन को ये अवार्ड प्राप्त है। और ये अवार्ड किस लिए प्राप्त है भाई? तो भाई अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये इस अवार्ड की डिटेलिंग समझते हैं। यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि 2 नोबेल प्राइज़ जो है, 2 व्यक्तियों को ये नोबेल प्राइज़ प्राप्त है। और यहाँ पे हम ये नोबेल प्राइज़ जो है इन्हें आप देख सकते हो फिजियोलॉजी और जो है मेडिसिन में प्राप्त है, राइट, ज्वाइंटली ये प्राप्त है। एक नोबेल प्राइज़ अधिक से अधिक 3 लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। यहाँ पे 2 लोगों को प्राप्त है, फिजिक्स वाला 3 को प्राप्त है, याद कीजिएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे इनकी डिस्कवरी किस में है, यहाँ ध्यान समझिएगा। यहाँ पे इनकी डिस्कवरी है रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। बात समझने की कोशिश करते हैं क्या ये। देखिए एक्चुअली अगर हम बात करें तो हमें ये कैसे मालूम चलता है कि जो हम मिर्च खाते हैं, ग्रीन चिली, रेड चिली खाते हैं, ये हॉट है। या अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में, चलो मुंह में अगर हम खाएं, चबा के खाएं तो हॉट है, वो तो हमें
टंग के टेस्ट से मालूम चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए चिली पाउडर हमारे स्किन पे गिर जाता है, मिर्च पाउडर जो होती है हमारे स्किन पे अगर गिर जाती है, लग जाती है, तो हमें वहाँ पे हॉटनेस, जलन महसूस होते होते रहती है। आखिर ऐसा कैसे होता है? और ऐसा होता है तो मतलब कैसे इसे ठीक किया जा सकता है? ये हमारा कैसे हमें को हमको ये मालूम चलता है? अब एक कॉमन सेंस तो आ रहा है ना कि यार मिर्च है, वो टेस्ट वाइज़ जो है काफ़ी हॉट है ना? बहुत जो है हॉट है वो। स्किन पे आ गई तो पानी से धो लेंगे, काम खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमें इस हमारे स्किन को वो हटने के बाद भी, वो डस्ट पार्टिकल हटने के बाद भी फिर भी हमारे स्किन को ऐसा लगते रहता है। तो कैसे ऐसा लगते रहता है? इसी पे स्टडी है। तो यहाँ पे जो है डेविड जूलियस के द्वारा डिस्कवरी की गई है TRPV1, TRPV1, जो कि एक हीट सेंसेसिंग रिसेप्टर से जो सूचना को लेता है ना? रिसीव करता है, रिसेप्टर है और कैसा है? हीट सेंसेसिंग वाला, समझ गए? और यहाँ पे हम देखेंगे इनकी जो फाइंडिंग थी वो क्या थी? स्किन सेंस पे, कि स्किन के अंदर हमारे जो टेम्परेचर को गेन करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं, है ना? इनकी बात इन्होंने की है और इनको इन्होंने नाम दिया है। एक सर्टेन सेल बताया है कि हमारी स्किन में एक अलग तरह का सेल पाया जाता है जो रिसीव करता है टेम्परेचर को, है ना? और इस सेल का नाम उन्होंने जो है किसके आधार पे दिया है? देखिए इसका नाम इन्होंने दिया है जो है, आप देख सकते हो यहाँ पे, कैप्साइसिन, जो कि मॉलिक्यूल्स है, किसके अंदर पाया जाता है? मिर्च पाउडर, जो चिली पेपर होता है, जो चिली पेपर से इसके अंदर पाए जाने वाला एक मॉलिक्यूल्स होता है जिसका नाम होता है कैप्साइसिन। तो कैप्साइसिन ही नाम दिया गया है इस सेल को, ठीक है? और यहाँ पे हम देखेंगे एंड्रम जो है हमारे जो पेटापोशियन या पेटापोटियन दोनों बोल सकते हो आप, पेटापोशियन भी बोल सकते हो, इनकी डिस्कवरी थी जो है पिज़ो चैनल, राइट? तो इन्होंने पिज़ो चैनल को फाइंड आउट किया। एक ने सेल फाइंड आउट किया है और एक ने जो है पिज़ो चैनल फाइंड आउट किया। अभी पिज़ो चैनल क्या है? तो देखो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जो है इन्होंने बताया है जो मैक्नो सेंसिटिव, है ना? जो मैक्नो सेंसिटिव आयंस चैनल है, इसी को इन्होंने पिज़ो चैनल्स कहा है। पिज़ो जो नाम है वो प्रेशर से संबंधित है और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीक के साइंटिस्ट के डिस्कवरी पे ये नाम लिया गया था, तो इन्हीं के नाम को आधार बनाते हुए इन्होंने पिज़ो चैनल बताया है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कैसे काम करता है। तो एक्चुअली में जो हमारे जो मसल्स है, जो हमारी सेलुलर है, हमारी स्किन में जो सेल हैं, उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन गेन की जाती है, उसे सेलुलर मैकेनिज्म के द्वारा, राइट, उसे जो है एक सिग्नल बना दिया जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल बना दिया जाता है। और ये सिग्नल जो है स्किन के थ्रू, स्किन टू स्किन मसल्स जो है, ये हमारे नर्व सिस्टम में, ऑब्वियस सी बात है हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सूचना का प्रसारण का काम करता है। आपको पता ही है कि हमारी जो पूरी की पूरी नर्व सिस्टम है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, हमारा न्यूरॉन है, ये सूचना का ही प्रसारण का काम करता है। तो यहाँ बताया गया है कि ये इलेक्ट्रिकल नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग को देता है और हमारा दिमाग जो है उसके बाद ये काम करता है। क्या फ़ायदा है ऐसे डिस्कवरी से? तो ऐसे डिस्कवरी से फ़ायदा है भई जो है ट्रीटमेंट में फ़ायदा है, वाइड रेंजेस ऑफ हमारा जो डिज़ीज़ है आज के कंडीशन में अगर हम बात करें, जिसमें बहुत सारे क्रॉनिक पेन और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो उनकी स्टडी में सहायक होगा ये। ये आप देख सकते हो कैसे टेम्परेचर हीट जो है वो गेन किया जाता है कॉन्टैक्ट के द्वारा, राइट? जहाँ पे हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले। और ये जो है हमारा किस तरह से जो है टच, है ना? ये जो है आपका पिज़ो, ये TRB1 है, TRPV1, और ये जो आपका पिज़ो जो है यहाँ पे Z02 या O2 आप बोल सकते हो, जो कि आपके इंफॉर्मेशन की काम कर रही है, इंफॉर्मेशन भेजने की काम कर रही है। तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन है। चलिए, इसके साथ-साथ हमें थोड़े से और टर्म्स को समझने पड़ेंगे। अब वो टर्म्स क्या है? हम यहाँ दे देख सकते हैं। वो टर्म्स क्या है? आप देखिए यहाँ पे जो है सोमैटो सेंसेशंस, राइट? तो सोमैटो सेंसेशंस क्या होता है? एक्चुअली में जो नेचुरल रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे हमारे स्किन, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर, हमारे बॉडी के पोजीशन, पेन और अदर जो भी चीज़ें होती है, वो ऐसा इंटरनल, जैसे नोज़ हो गया, कोई आप जो है कुछ इस तरह की स्मेल आ रही है, उसे हम समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। तो हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, हमारी स्किन हो गई, वो सभी क्या कहलाते हैं? सोमैटो सेंसेशंस कहलाते हैं। इनमें 3 प्रोसेस इंक्लूड होता है। एक होता है हमारा क्या, जो है मैक्नो रिसेप्शन, दूसरा होता है थर्मो रिसेप्शन और तीसरा होता है जो है प्रिकोसेप्शन, राइट? तो ये आपको याद रखना है। नोबेल प्राइज़ की अगर हम बात इतना कर रहे हैं तो हमें जान लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ में मिलता है एक गोल्ड मेडल और साथ-साथ मिलता है क्या, 10 मिलियन का जो है स्वीडिश जो है करेंसी, यानी कि जो है क्रोनर मिलता है, जिसकी वर्थ होती है 1.14 मिलियन डॉलर।
ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे उनके डेथ के बाद 1895 में उनके डेथ के बाद जो भी उनकी धनराशि बची हुई थी उसी से ये सारा अवार्ड साइंस के दुनिया में दिया जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे नोबेल प्राइज़ जो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो मिला है, ये इनकी डिस्कवरी के कारण जो अवार्ड इन्हें मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है, ये दिया जाता है हर वक्त। आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है क्रोनिका इंस्टीट्यूट के द्वारा, समझ गए। ये इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करती है कि कौन इस बार का विनर होगा। कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को नॉमिनी नहीं कर सकता, अपने आप को सेलेक्ट नहीं कर सकता कि हमको नोबेल मिलने वाला है इस डिस्कवरी के लिए। ये पर्टिकुलर एक कमिटी बनती है जो डिसाइड करती है नाम को। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा है नोबेल प्राइज़, वो केमिस्ट्री वाला। अब केमिस्ट्री में हम देख सकते हैं कि 2 साइंटिस्ट को भाई मिला है हमारा, हम कह सकते हैं कि नोबेल प्राइज़। और वो किस लिए मिला है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो इनकी डिस्कवरी है ना? इनकी जो डिस्कवरी है वो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्गेनो कैटलिस्ट के बारे में, है ना? तो यहाँ पे बताया गया है कि 2 जो हमारे साइंटिस्ट हैं बेंजामिन लिस्ट और दूसरे जो हमारे डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, इन्हें ये अवार्ड मिला है। और किस लिए मिला है तो इन्होंने डेवलप किया है, क्या डेवलपमेंट किया है भाई इन्होंने? असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट। यहाँ पे 2 शब्द आ रहे हैं ना, एक है आपका जो है ऑर्गेनो, राइट, और दूसरा शब्द हमारा आ रहा है, क्या है वो है हमारा कैटलिसिस। यहाँ पे दिया गया है कैटलिसिस, क्योंकि प्रोसेस का नाम दिया गया कैटलिसिस। तो यहाँ पे कैटलिस्ट की हम बात करेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है हम सभी जानते हैं। कैटलिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन को फास्ट बनाने के लिए या केमिकल रिएक्शन की रेट को स्लो करने के लिए, या तो फास्ट करने के लिए या तो स्लो करने के लिए हम एक कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं, उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जो रिएक्शन को फास्ट या तो स्लो कर देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते। प्रोडक्ट में क्या होते हैं? इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अभी तक मान्यता यही थी कि हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के कैटलिस्ट अवेलेबल हैं। अभी तक यही मान्यता थी, एक हमारा मेटालिक कैटलिस्ट और दूसरा हमारा एंजाइम कैटलिस्ट। लेकिन इन सभी को, यानी जो हमारे 2 साइंटिस्ट जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री में, उन्हें थर्ड टाइप का कैटलिस्ट जनरेट करने के लिए मिला है, जो कि है असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिसिस, राइट। तो अब ये असिमेट्रिक माने समझ रहे हो, सिमेट्रिक माने समान होता है, असिमेट्रिक माने असमान होता है। मतलब कहा क्या जा रहा है, तो ये जो ऑर्गेनो कैटलिस्ट है ये क्या करता है? बाइंड कर देता है। जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोनों रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को ये बांध देता है थोड़ी देर के लिए। इसकी ये जो बंधन है, ये जो बाउंडेशन यहाँ पे हुआ है, इसकी लाइफ बहुत छोटी सी है, इतनी छोटी है कि जल्दी से ये रिएक्शन कर लें और प्रोडक्ट बन जाए, और उसके बाद ये कैटलिस्ट वेनिश हो जाएंगे। अभी भी वही हुआ जो पहले होता था, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्ट में नहीं। तो ये तीसरे तरह का जो है यहाँ पे कैटलिस्ट प्राप्त हुआ है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखो सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा है ना। ये जो न्यू तरह का कैटलिस्ट फाइंड आउट हुआ है, ये आज की डेट में अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री की दुनिया में, रिसर्च की दुनिया में और इंडस्ट्री की दुनिया में बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। और स्पेशली मॉलिक्यूलर के कंस्ट्रक्शन की जो एबिलिटी है, मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट करने की, बनाने की, नए तत्वों को बनाने की जो एबिलिटी है, इससे बढ़ जाती है। साथ ही साथ एक बड़ी चीज़ ये है कि बहुत ही फ्रेंडली है, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली के होने के साथ साथ जो है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ जो है, ये बहुत सस्ता भी है। और यहाँ पे इसके बहुत एप्लीकेशन है। अब जैसे आप साइंस की बात कर रहे हैं, मेडिकल की बात कर रहे हैं, मेडिसिन में, तो फार्मास्यूटिकल रिसर्च इंडस्ट्री और बहुत सारी जगह में इसकी बहुत उपयोगिता है। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ की। तो नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ जो हमें प्राप्त हुआ है वो है, हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये नोबेल प्राइज़ है नोबेल के लिए। नोबेलिस्ट जो हमारे अब्दुल रजाक गुरहान जी हैं, इन्हें प्राप्त हुआ है ये नोबेल प्राइज़, ठीक है। और ये नोबेल प्राइज़ जो है लिटरेचर की दुनिया में प्राप्त हुआ है इन्हें। और ये इन्हें किस लिए प्राप्त हुआ है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी जो वर्क है कॉलोनिज्म के अगेंस्ट, है ना। इन्होंने जो अपने उपन्यास लिखे हैं, जो नोवेल लिखा है, इसमें किस तरह से जो है रिफ्यूजीज़ की लाइफ होती है, किस तरह से उन्हें दुख परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में चर्चा की गई है। जगह जो है स्पेशली गल्फ नेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर हम बात करें गुरहान जी के बारे में, तो ये फर्स्ट जो है अफ्रीकन राइटर हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है ना। 2007 में हम देख सकते हैं जिम्बाब्वेन डोरिस के बाद, जिम्बाब्वेन डोरिस लेसनिंग के बाद जो है यहाँ पे 2007 में इन्हें पहली बार अफ्रीकन होने के नाते एक राइटर यानी लिटरेचर के रूप में ये अवार्ड इन्हें प्राप्त है। और ये अकेले दूसरे राइटर हैं
जो ब्लैक कलर से हम कह सकते हैं और सब सहारन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं, थोड़े से इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है वो 1948 में जो है जंजीबर तंजानिया में हुआ था। लोकेशन देख लेते हैं जंजीबर तंजानिया का। तो ये अफ्रीका का पूरा लोकेशन है और ये तंजानिया है। तंजानिया में एक छोटे से आइलैंड, मतलब आप कैसे समझोगे, आप ऐसे समझो, ये तंजानिया हो गया ना, ये तंजानिया हो गया और ये जो है जंजीबर आइलैंड्स है, राइट। तो यहाँ पे इनका जो है जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस पूरे क्षेत्र में अंग्रेज यानी इंग्लैंड का कब्जा हो गया था। तो ये माने पूरे माने ये कब्जा हो गया था, गुलाम हो गए थे। तो ये जो है वहाँ से निकल करके एज अ रिफ्यूजी ये इंग्लैंड ही चले जाते हैं यहाँ पे 1960 के टाइम में। और उसके बाद हम देखेंगे कि 5th नंबर के अफ्रीकन हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में। अफ्रीकन की बात करें, पूरा अफ्रीकन रीजन हम लेते हैं तो 5वें नंबर पे आते हैं। और देखो वैसे तो ये जो है प्रोफेसर हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, और साथ ही साथ जो है ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसके भी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के भी प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट जो है हम देख सकते हैं ब्रिटेन में, ठीक है। और अगर हम बात करें तो देखो इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 21 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था इंग्लिश भाषा में। और जो है दूसरी इनकी भाषा माने जो पहली भाषा बोल सकते हैं तो वो इनकी सहेलिन लैंग्वेज है। सब सहारा रीजन में थे ना, सहेलिन रीजन्स में, तो यहाँ ये इनकी पहली भाषा हो गई। दूसरी भाषा इसकी इनकी इंग्लिश है। 21 वर्ष की उम्र से ये लिखना शुरू कर देते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें तो इनका हमेशा जितने भी नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं, ऑलमोस्ट 10 नॉवल इन्होंने लिखे हैं। और 10 नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी सब मिला के ऑलमोस्ट जो है संख्या 10 है। लेकिन सबका फोकस एरिया का क्या रहा है, कॉलोनिज्म, और कॉलोनिज्म का ट्रॉमा क्या होता है, किस तरह से रिफ्यूजीज का एक्सपीरियंस रहता है, वो सब मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें इनकी जो फर्स्ट नॉवेल्स है 1987 में, आप देख सकते हो मेमोरी ऑफ डिपार्चर। वैसे तो हमारे एग्जाम के लिए थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, अब देख लेते हैं, जितने भी हैं देख लेते हैं। मेमोरी ऑफ डिपार्चर्स 1988 में जो है आप देख सकते हो पिलग्रिम्स वे, 90s में जो है ड्योटीज, एंड 1994 में पैराडाइज ये आ गया ना, इंपॉर्टेंट पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, पैराडाइज। और उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है 1996 में जो है एडमिरिंग साइलेंस, 2001 में इनके द्वारा लिखा गया था बाय दी सी, और 2005 में इनके द्वारा लिखा गया था क्या जो है डिसर्सन्स, एंड उसके बाद 2011 में इनके द्वारा लिखा गया था द लास्ट गिफ्ट, और 2017 में जो है ग्रेवल हार्ट, और यहाँ पे आफ्टर लाइफ 2020 में। तो 2020 का जो है इनका लास्ट है आफ्टर लाइफ। तो ये आप समझ सकते हो इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में फैक्ट से सवाल बनते हैं तो यू हैव टू रिमेंबर ना, छोटा वाला फैक्ट्स है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो है नोबेल प्राइज़ की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। तो नॉर्वे की नोबेल कमेटी के द्वारा डिसाइड किया गया है 2021 का नोबेल पीस प्राइज़, है ना। और नोबेल पीस प्राइज़ जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं मिल रहा है मारिया रसेसा और यहाँ पे डेमेट्री जो है मुराटोव को। किस लिए, तो इनकी जो एफर्ट्स है, क्या इनके एफर्ट्स है, सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जो कि एक प्री कंडीशन है किसी भी डेमोक्रेसी के होने से पहले आपको बोलने का अधिकार होना चाहिए। आप लोकतंत्र में, आप एक रिपब्लिक कंट्री तभी हो सकते हैं जब आपकी जो सरकार है वो आपके द्वारा चुनी हुई है। डेमोक्रेटिक कंट्री वही कंट्री है जिनकी सरकार जो है गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट है, आई मीन टू से जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक के द्वारा क्या है, चुनी गई है ना, ये होती है। हम लोग जानते हैं अब्राहम लिंकन का डेफिनेशन, है ना, जो है हमारा डेमोक्रेसी का क्या डेफिनेशन होता है, रिपब्लिक का क्या डेफिनेशन होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन इसके प्री कंडीशंस क्या होने चाहिए, इसके प्री कंडीशंस होने चाहिए ना भाई, राइट टू स्पीच होना चाहिए ना आपके पास। जब आपके पास बोलने का अधिकार नहीं होगा, एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं होगा, तब तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है इनकी पूरी की पूरी थ्योरी थी। नोबेल पीस प्राइज़ की हम बात करें यहाँ पे। चलिए अब थोड़ा-सा हम लोग हाइलाइट्स देख लेते हैं जो कि हमारे आरबीआई से संबंधित है। ये नोबेल की अभी तक थी और कुछ बची हुई हैं जो मैं डिटेल से अवगत करा दूँगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारी आरबीआई ने 8वीं बार तक रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया, और साथ ही साथ उन्होंने बता दिया सीपीआई इन्फ्लेशन जो हमारा वो 5.3% रहेगा। फॉल किया है सीपीआई इन्फ्लेशन हमारा, क्योंकि सीपीआई इन्फ्लेशन पहले जो है 5.7% था, अभी 5.3% है। साथ ही साथ इन्होंने रिवर्स रेपो रेट के बारे में बताया कि 3.35 जो है परसेंट है, और इन्होंने रेपो रेट वही अनचेंज 4% है।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आईएमपीएस लिमिट जो है इन्होंने 2 लाख से 5 लाख, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, थोड़ा-सा अगर हम बात करें इंक्रीज़ की 2 लाख से 5 लाख है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट, तो हमारी जो रिज़र्व बैंक है इन्होंने जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए प्रोजेक्ट कर दी है रियल जीडीपी हमारी 9.5% रहने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इंडिया की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो है वो 8.3% रहने वाली है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा था। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा था कि जो साउथ एशियन रीजन है, साउथ एशिया रीजन्स राइट, तो यहाँ पे जो है 3.4% तक का ग्रोथ देखने को मिलेगा 2020 से 23 के टर्म में, और ये भी हमारी वर्ल्ड बैंक ने कहा था। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा था कि जो है अगर हम बात करें लास्ट ईयर की 2021-22 के लिए, तो इन्होंने कहा था कि जीडीपी जो है ग्रोथ जो है वो 7.5 से 12.5% के बीच में रहेगी, ये इन्होंने बताया था। अगर हम बात करें यहाँ पे, अच्छा ये बात इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में कही थी, और जो इनकी एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल मीटिंग होती है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की, तो इनकी जो आईएमएफ की इनकी जो रिपोर्ट थी है ना, एशिया साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस जो रिपोर्ट थी इसकी रिलीज की, और ये बात इन्होंने कही थी। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं एडीबी की, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इन्होंने भी फोरकास्ट किया था कि हमारा जो है जीडीपी वो कट होने वाला है। ग्रोथ रेट इन्होंने 2021-22 के लिए 10 किया, जो है 10 बताया है, जबकि पहले इन्होंने 11 बताया था। तो ये है थोड़ा सा फैक्ट याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पढ़ा हुआ है, बस रिविजन कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे 6th एडिशन हुआ है ना हाल फिलहाल के दिनों में, जो कि इंडिया और यूके का ज्वाइंट कंपनी जो है लेबल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज था, जिसे हम अजय वॉरियर कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अजय वॉरियर 6ठा एडिशन था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में, वो याद रखिएगा, उत्तराखंड में ये 6ठा संस्करण हुआ है। चौबटिया आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, तो चौबटिया उत्तराखंड में ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे 20 अक्टूबर की बात यहाँ पे की जा रही है, और 20 अक्टूबर को जो है ये पूरी तरह से क्या होने वाला है, समाप्त होगा, अभी चल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट, जो है हमारी डेनमार्क से संबंधित है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि विश्व की ऐसी कौन सी देश है जो अपने किसानों पे लीगली बाइंडिंग कर दी है। भाई किसान को मानना पड़ेगा, लॉज जो है किसानों के लिए भी आ चुका है, समझ गए मैंने, एकदम हार्ड एंड फास्ट। तो क्वेश्चन बन सकते हैं ग्रीन हाउस इमिशन को कम करने के लिए, मैंने इतना प्राकृतिक के लिए कंसर्निंग क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए इसे याद कर लीजिए कि डेनमार्क की पार्लियामेंट में ये अप्रूव हो चुका है कि भाई किसान भी हैं तो भी ग्रीन हाउस का इमिशन नहीं करेंगे। और इसके लिए इन्होंने बताया है कि एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सेक्टर को 55 से 65% तक की अगर बात करें तो ये जो है 55 से 65% जो है रिस्पेक्टिव 2030 तक जो है कम कर देना है इमिशन, कार्बन इमिशन, ठीक है। हालांकि ये ऐसा कुछ नया नहीं है, 1990 में ही इन्होंने इनिशिएटिव लिया था ये ग्रीन हाउस इमिशन कम करने का, लीगली बाइंडिंग की बात करें। और वैसे इनका टारगेट 2030 है, तो 2030 तक अपने ये एम्बिशियस टारगेट को ये पूरा करने की कोशिश करेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, और इस टारगेट को इन्होंने स्टार्ट 2019 से कर दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की, जो कि हमारा है स्वच्छ प्रोग्राम। हमारे यहाँ जो है जो गर्ल्स चाइल्ड हैं राइट, तो गर्ल्स चाइल्ड को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होता, स्पेशली जब वो स्कूल में होती हैं, ठीक है, तो अपने हेल्थ के बारे में। तो स्टेट कर्नाटका स्टेट की सॉरी आंध्र प्रदेश स्टेट की ये इनिशिएटिव है, सॉरी ये आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटका पहुंच गई थी। तो आंध्र प्रदेश की इनिशिएटिव है ये कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज है वहाँ पे सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट है, उन्हें सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड की जाए, सो दैट उन्हें जो है अवेयरनेस किया जा सके उनके हेल्थ के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति। और ऐसा करने से जो 10 लाख जो हमारे हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट को इसका फायदा होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग राइट। तो विश्व का सबसे बड़ा जो है ये फ्लैग है हमारा, जो कि लेह लद्दाख में हमारा जो है गांधी जयंती के मौके पे हमने इस तरीके के अपने फ्लैग को जो है हम कह सकते हैं ऑन द लैंड, ऑन द ग्राउंड किया गया, फहराया नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये जो है बनाया गया। और ये आप देख सकते हो, अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि जो एलटीजी हैं आरके, यहाँ पे आप देख सकते हैं माथुर जी, वो यहाँ पे इस फंक्शन में प्रेजेंट थे। और ये ट्राई कलर हमारा 225 फीट, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 225 फीट का है लॉन्ग और 150 फीट चौड़ा है, और लगभग इसकी वजन जो है 1000 केजी है। और ये जो है बनाया गया केवीआईसी के द्वारा, यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा बनाया गया। और इसमें 57 यहाँ पे आप देख सकते हो इंजीनियर रेजिमेंट एंड इंडियन आर्मी इन्वॉल्व है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये फ्लैग जो है वो तो एकदम आपसे जो है कॉटन का है, और ये बिल्कुल हाथ से बनाया गया है, हाथ से मैन्युफैक्चरिंग की गई है ना। और इसकी जो प्रिंटिंग की गई है, जो पेंटिंग की गई है, जो पेंटर्स हैं वो भी हम देख सकते हैं कि मुंबई बेस्ड खादी डाई पेंटर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे, इस तिरंगे झंडे को, ट्राई कलर को, माने व्हाइट को ट्राई में कन्वर्ट करने के लिए राइट। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हमारा 8वां एडिशन जो है वो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ, जो है मित्र शक्ति
याद रखिएगा यहाँ पे मित्र शक्ति की बात हो रही है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे श्रीलंका में हुआ 4 से 15 अक्टूबर के बीच में, यानी आज तक जो है ये लास्ट है, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हमारा प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है क्या, जल जीवन ऐप। तो जल जीवन मिशन आपको पता है, जल शक्ति मंत्रालय हमारी कब बनी थी, जल शक्ति मंत्रालय ही हमारी 2019 में बनी थी। और उस समय से हमारा एक मिशन चल रहा है कि भाई जल जीवन मिशन मतलब हर घर भाई जल पहुंचना चाहिए, पीने का स्वच्छ पानी पहुंचना चाहिए, वो भी टेप वाटर पहुंचना चाहिए, है ना, याद रखिएगा। और अभी ये जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च किया गया है अवेयरनेस करने के लिए अमॉन्ग दी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए कि भाई इस स्कीम को जो है कहाँ से कहाँ तक, कौन से डिपार्टमेंट के पास फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है, कहाँ पे अड़चने हैं, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, क्या है, तो उसको अच्छे से एक्सेस कर पाएँ, राइट। उसके लिए एप्लीकेशन किया गया है ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी और जो भी अकाउंटेबल पर्सन हो जो मॉनिटरिंग करते हैं वो आराम से कर पाएँ। क्योंकि भाई इसके तहत क्या होता है ना, बहुत सारी जो गाँव की महिलाएँ होती हैं, उन्हें घर के काम करने के अलावा जो है पानी लेने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है, और बहुत सारी स्कूल की लड़कियाँ स्कूल इसलिए भी नहीं जा पाती क्योंकि उन्हें पानी लाने जाना है, बहुत दिक्कत होती है। चलिए बात कर लेते हैं चाचा चौधरी जी के बारे में। तो चाचा चौधरी जो है न्यू मास्कट बनने वाले नमामि गंगे प्रोग्राम के, याद रखिएगा। तो नमामि गंगे प्रोग्राम जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें तो मेजर जो प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश एंड बिहार सेक्टर में, है ना। तो चूंकि गंगा नदी जहाँ जहाँ से फ्लो करती है, राइट, तो ये आप देख सकते हो कि मेजर जो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करे ये जो है यूपी एंड बिहार वाला क्षेत्र, और यहाँ पे जो है ये पूरे पूरे नमामि गंगे के लिए मास्कट बन चुके हैं अपने चाचा चौधरी जी। चलिए बात कर लेते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, राइट। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में क्या न्यूज़ है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट यानी उत्तराखंड की हम बात करें, यहाँ पे जो पार्क है, ठीक है, पाटली दुन वैली के पास रामगंगा रिवर यहाँ पे लोकेटेड है, और रामगंगा रिवर के नाम पे ही पहले जिम कॉर्बेट का पार्क, जो जिम कॉर्बेट पार्क है, इसका नाम रामगंगा पार्क जो है रामगंगा हुआ करता था, है ना, रामगंगा नेशनल पार्क थी। और यहाँ पे हम देखेंगे इस नेशनल पार्क की स्थापना जो 1936 में हुई थी, और जब 1936 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था, पता है क्या, इसका नाम था जो हेले नेशनल पार्क। हेले नेशनल पार्क था, उसके बाद 1956 में, नहीं, हेले नेशनल पार्क पहले था, उसके बाद आज़ादी के बाद ना 1947 में आज़ादी के बाद जो है यहाँ पे हम देखेंगे इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यहाँ पे रामगंगा रखा गया, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ पता नहीं। जो हेले नेशनल पार्क है ये 1936 में जब बना तो हेले नेशनल पार्क हुआ। उसके बाद जो है आज़ादी के बाद हमने इसका नाम जो है रामगंगा नदी के नाम पे यानी रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया। लेकिन 1956 में हमने रामगंगा का पार्क जो है रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदल करके हमने जो है जिम कॉर्बेट के नाम पे ये नेशनल पार्क की स्थापना कर दी। और नेशनल पार्क की एस्टैब्लिशमेंट में जिम कॉर्बेट का बहुत भूमिका रहा था 1936 में, इसलिए उनके नाम का उपयोग किया गया यहाँ पे। और अगर हम बात करें तो ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है भारत की, और ये हम देखते हैं इट वाज द एरिया कम अंडर द जो है प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव 1973। तो देखो हमारी जो टाइगर रिजर्व के लिए 1972 में जो कार्यक्रम चलाया गया था उसके तहत ये टाइगर रिजर्व जो है पहला ऐसा टाइगर रिजर्व था और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व था जो इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले अपने आप को इनरोल किया था। न्यूज़ में क्यों है, क्यों पढ़ रहे इतना इसके बारे में, जिम कॉर्बेट के बारे में, तो ये इसलिए है क्योंकि हमारे जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज अश्विनी कुमार चौबे जी हैं, इन्होंने एक प्रपोजल रखा है जिसमें इन्होंने नाम चेंज करने की बात की गई है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका नाम फिर से चेंज करके रामगंगा रख दिया जाए, मैंने बैक टू दी पवेलियन है ना, तो वो वाली बात हो गई, फिर से वही नाम रख दिया जाए। चलिए थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है, देख लो यहाँ पे जितने भी नेशनल पार्क एज मच इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए है, एक बार से मैपिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये टॉप नेशनल 10 नेशनल पार्क है, आप देख सकते हो यहाँ पे सभी के नाम मेंशन किए गए, एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर रिवीजन करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा जल्दी वाला, राइट। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, पता है, दुन वैली, ठीक है, इस पूरे टर्म में दुन वैली। तो देखिए ये हमारा जो है ना, ये हमारा पहला वाला पार्ट यानी कि ग्रेट हिमालय, और हमारा ये सेकेंड वाला पार्ट यानी लेजर हिमालय, और ये हमारा थर्ड वाला पार्ट यानी शिवालिक हिमालय। तो ये जो ग्रेटर ये सेनेक्सियल बैंड बनता है ना एक्चुअली, ये जो ग्रेटर एंड हमारा लेजर है इनके बीच में ये इस तरह के स्ट्रक्चर, तो ये जो फ्रेश वाटर आती है ना इनके द्वारा ये कैसे ऐसा डिपॉजिट हो जाता है। तो ये जो है एक तरह का हम कह सकते हैं ये जो प्लेस होता है वो दुन का जो है दुन हम कह सकते हैं कहलाता है, दुन गैवल कहलाता है, दुन वैली कहलाता है, राइट। वैसे भी इन दोनों के बीच में जो पैरेलल लाइन जाती है उसे हम लोग दुन दर्रे बोलते हैं, इन दोनों के बीच में जो पैरेलल लाइन जाती है उसे हम लोग दर्रे बोलते हैं, ठीक है।
पासेस बोलते हैं। और ये दून इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है फ्रेश वाटर के डिपोजिशन के कारण और भी सन एक्सियल बैंड के के कारण ऐसा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दून वैली इज एन अनयूजुअल वाइड, है ना, लॉन्ग वैली विद इन शिवालिक हिल एंड लेजर हिमालयन, है ना। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो जो है कोटली दून या देहरादून या पाटली दून, ये सब इसी क्षेत्र में लोकेटेड हैं। तो यहाँ पे ही ये पार्क जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जिम कॉर्बेट के बारे में। जब हमने पढ़ ही लिया है तो और हम देख सकते हैं आइडियल टाइगर जो है ये ट्रेजेक्ट्री हमारी जो है कॉर्बेट पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और अगर हम बात करें तो टाइगर के अंदर तो पहले से ही आ ही रही है, तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। और आपको ये भी जान लेना है यहाँ पे कि ये एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है, सिंगल टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है टाइगर एक जगह पे पाए जाते हैं। देखो ऐसे तो अगर हम बात करें तो हमारे अगर हम जो सेंसस की बात करें, है ना, सेंसस की बात करें तो उसके हिसाब से तो डेटा चेंज है, लेकिन एक होता है ना कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे नंबर ऑफ टाइगर्स कितने ज़्यादा पाए जाते हैं, एक होता है पर्टिकुलर स्टेट में कितने टाइगर पाए जाते हैं, एक होता है कि पर्टिकुलर एक नेशनल पार्क में कितने पाए जाते हैं। तो उस तरह से अगर हम देखें तो जिम कॉर्बेट का स्थान जो टॉप पे है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन-कौन से नेशनल पार्क जो है इसके पड़ोसी हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इसके जस्ट बगल में है। और ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो है हम देख सकते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इसके जस्ट बगल में है ये। और अगर हम बात करें क्या-क्या यहाँ पाए जाते हैं, फुना क्या है, तो इंडियन लेपर्ड पाए जाते हैं, बार्किंग डियर पाए जाते हैं, स्पॉटेड डियर पाए जाते हैं, संभार डियर पाए जाते हैं और जंगल कैट्स, ये सब जो है यहाँ पाए जाते हैं। और क्या-क्या इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड में एज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया की हम बात करें तो देखो नंदा देवी नेशनल पार्क है यहीं पे उत्तराखंड में। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और नंदा देवी दोनों को जो है फिलहाल में आप देख सकते हो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में ये भाई इन्वॉल्व है, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है राजा जी नेशनल पार्क है, यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क है और यहीं पे जो है गोविंद नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड में। इतने सारे इंपॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट के अलावा, याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हम। तो नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो किससे है, तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारा जो है वो है हाई एम्बिशन कॉलिजन। ठीक है, अब ये हाई एम्बिशन कॉलिजन क्या है, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे हाई एम्बिशन कॉलिजन फॉर अ नेचर एंड पीपल। ये एक्चुअली में एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है ना, जो कि कैंपेनिंग करता है ग्लोबल डील की, जो कि नेचर एंड पीपल दैट कैन हॉल्ट द एक्सेलेटिंग लॉस ऑफ द स्पाइसेस। तो हमारे जितने भी जीव जंतु जो भी हमारे इकोसिस्टम में जो भी लाइफ है कैसे वो लॉस हो रहे हैं, इसको डिस्कस करने के लिए जो है ये कॉलिजन है, इंटर गवर्नमेंटल है। न्यूज़ में इसलिए हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियली इस ग्रुप को जो है वो ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और अगर हम बात करें ये इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव किसका है, ये इनिशिएटिव एक्चुअली में ना जनवरी 2021 में पेरिस में एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग का जो थीम था वो वन प्लैनेट समिट था। इसके तहत ये बॉडी बनाई गई थी जिसे चेयर किया जा रहा है कोस्टा रिका और फ्रांस के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो यूनाइटेड किंगडम एज अ जो है ओशियन को चेयर है, याद रखिएगा ओशियन को चेयर जो है यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड जो किंगडम है वो ओशियन को चेयर है, जबकि कोस्टा रिका और फ्रांस इसके को चेयर है। यहाँ लोकेशन देख लीजिए, अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर इज़ अ कोस्टा रिका, राइट, ये आपका कोस्टा रिका है। ठीक है, यहाँ पे और देख सकते हैं यहाँ पे पनामा है, ऊपर में जो है निकारगुआ है, ये जो है साल्वाडोर है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो है गुटेमाला है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्यूबा है, ये आपका जो है बेलीज़ी है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं जामिका है, ये आपका जो है आप देख सकते हो यहाँ पे जो होंडुरास है, यहाँ पे कोलंबिया, वेनेजुला, पेरू, राइट, और ये ब्राज़ील हो गया, बोलिविया हो गया, ये चिले वाला पूरा का पूरा जो एरिया है ये चिले हो गया, एंड ये अर्जेंटीना हो गया, पैरेलल में एक दोनों दूसरे के। यहाँ पे जो है प्रगवे हो गया, ये उरुग्वे हो गया, और एक छोटी-छोटी कंट्री काफ़ी ज़्यादा है। ये देखो ये ना जो है ये फ्रांस की जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंच ग्वियाना दिख रहा है, ये फ्रांस का है एक्चुअली। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो है ये आपका सूरिनेमे हो गया, ये ग्वियाना हो गया, इस तरह से आप देख सकते हैं ये यूएस का है, ये यूएस का क्षेत्र है, ये जो है प्यूर्टो रिको। उसके बाद यहाँ पे हैती हो गया, ठीक है, ये बहामास हो गया, और ये आपका जो है डोमिनिका रिपब्लिक, ये सब छोटे-छोटे कैसे बिखरे पड़े हुए हैं। आप इस फिगर से तो आप
परिचित ही होंगे। ये तो छोटा वाला पूरा का पूरा जो जाल यहाँ पे जो है ना फैला हुआ, इसको हमने डिस्कस किया। इम्पॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें, आपस में देख लीजिएगा, पनामा बहुत न्यूज़ में रहता है, एक बार देख लीजिएगा। इधर आपका जो है अटलांटिक ओशियन है और यहाँ पे क्या है, पैसिफिक ओशियन है, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट। एम क्या है, देखो इस ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है, तो एम क्या है, तो इसका एम जो है ना वो 2030 में 30-30 टारगेट है, मतलब तो 2030 में 30-30 टारगेट है। इसका मतलब ये है कि इन्हें प्रोटेक्ट करना है, इस इंटर गवर्नमेंटल बॉडी को इन्हें एक एग्रीमेंट किया है कि इन्हें प्रोटेक्ट करना है 30% जो है वर्ल्ड के ज़मीन का, वर्ल्ड के लैंड का, और 30% जो है इन्हें ओशन का। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनका जो मेन मोटो है वो क्या है भाई, नेट लॉस ऑफ नेचर हैबिटेट। तो नेट लॉस ऑफ नेचर हैबिटेट है। नेट लॉस का मतलब, देखो नेट लॉस क्या होता है ये हमारे समझने की बात है। अगर मान लीजिए पहले यहाँ पे पेड़ था, ठीक है, हमने इस पेड़ को कट कर दिया, इंडस्ट्री लगा दी, हमने क्या किया, दूसरे जगह पे ट्री प्लांटेशन कर दिया, हमने बहुत सारे ट्री लगा दिए दूसरे प्लेस पे, तो ये नेट लॉस नहीं हुआ। नेट लॉस कब होता है, जब हमने ट्री को काट दिया और हमने यहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी और कहीं भी ट्री नहीं लगाया, तो ये नेट लॉस होता है। अगर हम कहीं जगह वृक्षारोपण कर देते तो नेट लॉस नहीं होता। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये जो है करने की बात की गई है, क्योंकि भाई ह्यूमन तो अपना डेवलपमेंट नहीं रोक सकता ना, इकोनॉमी जो हमारी चल रही है उसके बिना तो जीवन नहीं पॉसिबल है। तो अब इकोनॉमी जो है उसके कारण हाशिए पे हमारा इन्वायरमेंट नहीं जाए, तो उसके लिए नेट लॉस को हमें रोकना होगा। इसके मेंबर नेशन है 70, है ना। और अगर हम बात करें, जो है मिक्स कंट्री है यहाँ पे, सभी के सभी जो है ग्लोबल नॉर्थ से, साउथ से, यूरोपियन से, लैटिन अमेरिका से, अफ्रीका से, एशिया से, ये सभी कंट्रीज के मेंबर्स हैं। याद रखिएगा भारत भी मेंबर हो चुका है। करेंटली अगर हम बात करें, देखो इनको तो 30-30% है ना, 30-30 इनका टारगेट है। करेंटली जो है इनके पास देखो यहाँ पे जो है 15% ऑफ वर्ल्ड की जमीन और 7% ऑफ ओशियन को जो है इन्होंने प्रोटेक्ट किया है। इन्हें और प्रोटेक्ट करना है, तो आप समझ सकते हो 15% इन्होंने जमीन को प्रोटेक्ट किया है, तो 15% इन्हें जमीन और प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि 30 टारगेट है, और 7% इन्होंने ओशन का प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो 7%, तो 30 माइनस जो है 7 का, तो यानी 23% जो है इन्हें ओशन का 2023 तक प्रोटेक्ट करना है, याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे जो है जावा गिवन, जो कि न्यूज़ में रहा। अब ये क्या है, देखो इसका साइंटिफिक नाम आप देख सकते हो यहाँ पे, जो है हाइलोबेट्स जो है मोलोच, ठीक है, सॉरी हाइलोबेट्स जो है मलोच, इसका जो है साइंटिफिक नेम है। और बेसिकली इसकी जो हैबिटेट है वो कहाँ पे है, तो हम देख सकते हैं इसका जो हैबिटेट है वो जावा में है, ठीक है, जावा में है, और ये परमेटिव है। इसकी खासियत ये है कि इसके चारों तरफ जो है सिल्वर कलर का ऐसा फर पाया जाता है ना, सिल्वरी फर पाया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा अभी इंडेंजर्ड है, क्योंकि ह्यूमन इनकॉचमेंट मैंने इसे जो है मार पीट दिया जाता है, मैंने जानवर है, आप समझ ही सकते हैं मैं आगे क्या बोलूँ है ना। तो ये है। और अगर हम बात करें तो बेसिकली ये पाए कहाँ जाते हैं, तो देखिए एक चीज़ और इनके बारे में खासियत ये है कि ये हमेशा झुंड में चलते हैं, हमेशा ग्रुप में रहते हैं, और जनरली ये पेयर में चलते हैं, ठीक है। और ये तो एंडेमिक थे पहले, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंडोनेशिया आइलैंड्स में, क्योंकि एंडेमिक है, क्योंकि पर्टिकुलर लोकेशन में पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते, तो इंडोनेशिया के आइलैंड जावा में पाए जाते हैं मेजोरिटी तौर पे। और अगर हम बात करें जनरली ये जो है रेन फॉरेस्ट इलाके में पाए जाते हैं, और जहाँ पे मैंने काफ़ी हाइट में, मैंने 2450 मीटर की हाइट पे ये पाए जाते हैं, मैंने काफ़ी दूर ऊपर ऊंचाई में रहते हैं ये। और जानते हैं भाई साहब नीचे आएंगे तो समझ रहे हो ना आप। तो अब यहाँ पे इट हेल्प क्या करता है भाई, तो ये हेल्प क्या करता है, तो काफ़ी हाइट में रहते हैं, फल फूल खाते हैं, और तो जो सीड्स होते हैं ना उसे जो है डिस्पर्सिंग कर देते हैं, और इस तरह से एग्रीकल्चर में जो है वेगेशन के क्षेत्र में सहायक होते हैं। और अगर हम बात करें इनकी संख्या जो है अब बहुत ही कम रह गई है, लगभग 4000 के आसपास रह गई है। इंडोनेशिया चाहती है कि इसे जो है इंडेंजर्ड में जो है कंसिडर किया जाए, क्योंकि पहले एक बार बीच में जो इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इनकी कैटेगरी इनसे वापस ले ली गई थी। अभी चाहती है कि इंडेंजर्ड में चली जाए। भारत में ये नहीं पाए जाते, याद रखिएगा। हमारे यहाँ जो है हुलुक गिब्बन पाए जाते हैं ओनली, जो कि गिब्बन के प्रजाति हैं, याद रखिएगा। हमारे यहाँ जो है गिब्बन की जो है ये सिल्वर फर वाले नहीं पाए जाते। गिब्बन की हमारे यहाँ जो प्रजाति पाई जाती है वो है हुलुक, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। ये लोकेशन देख लो यार, है ना। तो ये हमारा जो लोकेशन है पूरी की पूरी तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो है इंडोनेशिया को यहाँ पे दर्शाया गया है, किस तरह से सभी के सभी इसके जो है जावा सी हो गया, ये आपका मलेशिया हो गया, ये सुमात्रा हो गया, ये आपकी जो है आप देख सकते हो यहाँ पे जो है पापुआ न्यू गिनिया, तो खैर ये अलग ही आप समझिए। तो ये पूरा का पूरा लोकेशन है, याद रखिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। चूँकि जो है इसका स्टेटस हमने डिस्कस किया इंडेंजर्ड, तो ये इंडेंजर्ड है, IUCN के लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और
साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। और ऑब्वियस सी बात है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड 2004 में थे, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो रिकवरी कर लिया गया है ना, और अभी फिर चाहा जाता है, यहाँ पे ऐसा सोचा जा रहा है कि भाई इन्हें फिर से उस लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि इनकी संख्या बहुत खतरे में आ गई है। और क्यों आई है, क्योंकि भाई इनको पीट पाट दिया जाता है, एज अ मीट और ट्रेड के तौर पे इनकी जो है वो हत्या करके खा पी लिया जाता है, दूसरा पार्टी साटी हो जाती है, सेकेंडली जो है बेचवास देते हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो है S-400 ट्रम्प मिसाइल के बारे में। क्या है, तो देखो अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इन्होंने जो है डिस्क्राइब किया कि S-400 मिसाइल की जो डील हो रही है भारत और रशिया के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अब इनको ऐसा डेंजरस क्यों लग रहा है, आई डोंट नो, ये तो यही बताएंगे, इनसे मिलना पड़ेगा एक बार। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया एंड रशिया के बीच की ये डील खतरनाक है। अब खतरनाक क्या है, तो देख लेते हैं ये है क्या। तो ये एक मोबाइल सरफेस टू एयर जो है मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, जो है सैम बोल देंगे इन्हें, और जो कि डिज़ाइन की गई रशिया के द्वारा, भारत इन्हें खरीद रहा है। और इसकी जो है हम क्षमता की बात करें, 250 किलोमीटर इसकी क्षमता, कैपेबिलिटी जो है डिस्ट्रॉइंग करने की, फास्ट मूविंग टारगेट, जो टारगेट बहुत जल्दी तेज तरार से मूव करते हुए आ रहा हो ना, और 250 किलोमीटर की दूरी पे भी हो, तो इसे ये टारगेट कर सकते हैं, हवा में ही मार गिराएंगे, तो एयर बर्न टारगेट है ये, ठीक है। चाहे वो टारगेट फास्ट मूविंग टारगेट कोई जो है फाइटर एयरक्राफ्ट ही क्यों ना हो, राइट। तो काफी ताकतवर है भाई। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे इनकी जो क्षमता है वो क्या क्या है, इनकी जो, ऐसे अगर हम बात करें तो इनकी जो कैपेबल है ये फायरिंग करने में 3 तरीके से, 3 टाइप्स ऑफ मिसाइल को, है ना, ये क्रिएट करते हैं लेयर्ड को, पहले डिफेंस लेयर क्रिएट करते हैं अपने लिए भाई, प्रोटेक्शन का लेयर क्रिएट करते हैं, उसके बाद लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये एक साथ में टारगेट करते हैं 100 एयर बर्न्स को टारगेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये एक साथ में 6 बड़े बड़े जो है हम कह सकते हैं कि सिस्टम से लड़ने के लिए एक साथ में, मैंने 100 बर्न्स टारगेट भी करेंगे, और एक साथ 6 जो है हम कह सकते हैं एयरक्राफ्ट से लड़ने में सक्षम भी हैं ये, ठीक है। एक्चुअली मैंने ना, प्रॉब्लम क्या है यूएसए की, यूएसए चाहता है कि उसकी जो थर्ड सिस्टम है ना, उसे सभी लोग लें, परचेज करें, क्योंकि जो है हमारे इंडिया ने अभी रशिया के साथ जो अभी इंगेजमेंट की है ना, हम जो S-400 ट्रम्प मिसाइल खरीद रहे हैं, ठीक है, ये थर्ड से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो चाहता है अमेरिका कि ये हमसे ही खरीदा जाए। इंडिया के लिए कंसर्निंग है, इंडिया के लिए कंसर्निंग ये है कि इंडिया ने तो डील तो कर ली है भाई, हम थोड़ी ना पूछ के करेंगे आपसे, डिफेंस अलायंस है आपके साथ हमारा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि सोते उठते जागते हम जो है आपसे ही पूछेंगे कि भाई साहब क्या किया जाए, वैसा नहीं होगा, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडिया के लिए कंसर्न ये है कि कहीं इनके ऊपर जो है कास्टा ना लगा दिया जाए, अगर S-400 परचेज किया जा रहा है रशिया के द्वारा, तो कहीं कास्टा सैंक्शन ना कर दिया जाए। अब हमारे लिए ये है कि कास्टा क्या है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कास्टा क्या है। देखिए कास्टा का फुल फॉर्म समझिए, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ये अमेरिका के अगेंस्ट में अगर कोई देश कुछ परचेज कर लेता है, तो अमेरिका की पार्लियामेंट एक नियम पास की है, जिसमें ये बताया गया है कि वैसे देश के ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगा देगा जो अमेरिका के अगेंस्ट जाके कोई काम करता है। इसमें बेसिकली ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया देश जो है वो शामिल है, थ्रू पुनेटिव मेजर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ हो गया ना, पुनेटिव मेजर्स, ठीक है। तो पुनेटिव मेजर्स मतलब होता है ना, एक्शन हो गया, पहले एक्शन करने दो, एक्शन के बाद जो है रिएक्शन करेंगे, तो एक्शन के बाद का जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, सैंक्शंस लगाना। तो पहले एक्शन करने देना, यानी पुनेटिव मेजर्स है, यानी होने के बाद ऐसा करेंगे, होने से पहले नहीं, पेपर पे डील चल रही तो नहीं करेंगे, होने के बाद ऐसा करेंगे। ये 2017 में इनेक्ट किया गया था, ठीक है, बेसिकली रशिया को ध्यान में रखते हुए, रशिया एंड उसके जितने भी डिफेंस अलायंस सेक्टर्स हैं उनके लिए, ठीक है। अगर ये इम्पोज हो जाता तो क्या होता है, तो अगर ये इम्पोज हो जाता है किसी पर्सन पे, किसी गवर्नमेंट पे, किसी बॉडी पे, तो क्या होता है, उनका ट्रेड जो है खराब हो जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे वो कोई भी चीज़ को, गुड्स को जो है प्रोक्योर नहीं कर पाते हैं, बेच नहीं पाते हैं, समझ गए। और जो है अगर हम बात करें यहाँ पे वीज़ा वगैरह जो है वो भी क्लोज कर लिया जाता है, हर तरह के सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, कोई भी फाइनेंसिंग बॉडी जो है वो फाइनेंस नहीं करती, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है इनका बंद हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें ये होती हैं। चलिए एक बार ना हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया, यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में थर्ड पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो समझिए जो हम लोग आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं वो हलवा नहीं है, मजाक नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक बार से आप इसको देख लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे पीएम मित्रा के बारे में, पीएम मित्रा पार्क है ना, तो पीएम मित्रा पार्क जो है वो क्या है, तो हमारे प्रधानमंत्री ने 4,445 करोड़ की लागत से 5 साल में जो है ये पूरा किया जाने वाला पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क सेटअप किया जा रहा है, जो कि जो हमारे प्रधानमंत्री का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और जिसमें जो है 5V पे फोकस किया गया है, 5 विजन 5V। अब 5 विजन क्या है, ध्यान समझिएगा, जो है फ्रेम टू फाइबर, फ्रेम टू फाइबर, फ्रेम से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, और फैक्ट्री से
फैशन, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन। मतलब समझिए, यहाँ पे आर्टिकल से समझने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल ये है कि जो है ट्रिपल पी मॉडल का यूज करके गवर्नमेंट और प्राइवेट जो पार्टनरशिप कर करके इस जो है मित्रा पार्क को जो है सेटअप किया जाएगा। इसमें एक चीज होगी क्या, इसमें एक जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इन जो है इनकम्बेशन सेंटर है ना, इनकम्बेशन सेंटर और एक कॉमन प्रोसेसिंग हाउस और एक कॉमन जो है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट के साथ एक प्लांट सेटअप किया जाएगा, जिसमें क्या होगी कि एक मास्टर डेवलपर होगा। मास्टर डेवलपर का काम जो होगा वो जो है चीज़ों को ध्यान देना होगा कि कैसे काम हो रहा है, प्रोसेसिंग क्या हो रही है, कैसे ट्रीटमेंट हो रही है टेक्सटाइल की, है ना, कैसा जो है टेस्टिंग हो रहा है, कैसा डिज़ाइन बनाया जा रहा है। लेकिन मास्टर डेवलपर का काम जो है वो इंडस्ट्रियल पार्क को जो है डेवलप करने का नहीं, बेसिकली मेंटेन करने का होगा। ठीक है, ये सब टर्म्स इसमें यूज किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिस्कस करिए डिटेल से। तो मास्टर डेवलपर का काम जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है डेवलपमेंट के पार्ट पे होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस के पार्ट पे होगा। और यहाँ पे साइट का सिलेक्शन कैसे होगा, मतलब कि कैसे कोई जगह में आप जो है टेक्सटाइल पार्क बनाओगे। तो ये काफी चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन इसको ध्यान में रखा जाएगा ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के आधार पे, यानी ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के आधार पे जो है साइट का सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके लिए कम से कम जो है एरिया कम से कम 1000 प्लस एकड़ जमीन की होनी चाहिए अदर टेक्सटाइल पार्क सेटअप करने के लिए। और उनके जितने भी इकोसिस्टम मैंने टेक्सटाइल पार्क अगर बना रहे तो उनके लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए ना, बगल बगल की चीजें, ये इंडस्ट्री होनी चाहिए, ये इंडस्ट्री होनी चाहिए, डाई वाली होनी चाहिए भाई, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल इजिली आ जाए। तो ये सब इकोसिस्टम तैयार करता है, ये अच्छा से होना चाहिए, इसलिए इतनी जमीन की आवश्यकता है। अब आपके दिमाग में आएगा मैम ये तो बता दीजिए ग्राउंड फील्ड और ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या है। तो आप समझिए यहाँ पे ब्राउन फील्ड वो इंडस्ट्री होती है जो कि पहले से जो है मतलब बर्बाद हो चुकी है, मैंने बंद पड़ी हुई है, उसे परचेज किया गया है या उसे लीज पे करके फिर से बनाया जाए, वो ब्राउन फील्ड कहलाती है। ग्रीन फील्ड वो इंडस्ट्री कहलाती है जो कि अभी न्यूली डेवलप्ड हुई है, न्यू एजेंडा है, न्यू कंपनी है, न्यू ब्रांड है, सब कुछ न्यू है, समझ गए, वो ग्रीन फील्ड कहलाती है। तो सर डेफिनेशन वाइज चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए अदर जो सरकार की फैसिलिटी है, क्योंकि सरकार का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है 5F, याद रखिएगा। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को करके रखा है जो कि CIS है, यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस इंसेंटिव सपोर्ट भी दिया जाएगा सरकार के द्वारा। और इसके लिए जो है 300 करोड़ रुपीज़ जो है इन्वेस्टर है ना, अगर जो है अ फंड 300 करोड़ रुपीज़ टू इन्वेस्टर सेटिंग अप द प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए 300 करोड़ रुपए की फंडिंग जो है इंसेंटिव दिया जा सकता है इन्वेस्टर को। ठीक है, किसमें, अगर वो जो है इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहे हैं, स्पेशली जो है वो अगर वो ग्रीन फील्ड पार्क डेवलप कर रहे हैं, ग्रीन फील्ड पार्क डेवलप कर रहे हैं उनके लिए। और उनके लिए हमें बताया गया है कि सेंटर विल प्रोवाइड 30% ऑफ द कैपिटल सपोर्ट। तो कैपिटल जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी, लेट सपोज की कैपिटल जो है वहाँ पे जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसका जो है कम से कम जो है 30% सरकार देगी। तो अब मैक्स टू मैक्स कैपिटल जो है वो कितना होना चाहिए, मैंने 5 करोड़ के आसपास अगर हो तो 30% सरकार करेगी। ब्राउन फील्ड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ भी 30% की बात की गई है। और इसके लिए जो है आप देख सकते हो कैपिटल सपोर्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट कॉस्ट विद द कैप ऑफ जो है 200 करोड़। तो 200 करोड़ रुपए का अगर मैक्सिमम कैपिटल लग रहा है तो उसका 30% जो सरकार देगी, किस सेक्टर में, ब्राउन फील्ड में, यानी पुरानी कंपनी में। ठीक है, एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज यही होगा कि हमारे यहाँ जो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख डायरेक्ट और 2 लाख इनडायरेक्ट तौर पे जो है जॉब जनरेट होगा। वैसे भी आप जान लीजिए टेक्सटाइल जो सेक्टर है हमारे भारत में, जॉब क्रिएट करने में महारत हासिल किया हुआ, टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत जॉब क्रिएट होता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे हमारा जो ग्लोबल लेवल पे हम कॉम्पिटिटिवनेस एक्वायर कर सकेंगे। और हमारा जो टारगेट है कि हमारे गाँव में बना हुआ चीज़ जो है फॉरेन में जाए, फैशन में जाए, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, समझ गए, कैसे फाइबर से फैशन तक जाने की बात की जा रही, फॉरेन तक जाने की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यू टाइगर रिजर्व की। जो न्यू टाइगर रिजर्व है हमारी, ये बनाई जा रही नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी NTCA के द्वारा अप्रूव किया गया छत्तीसगढ़ में, कि भाई छत्तीसगढ़ में जो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और जो तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनके कुछ एरिया को काट करके न्यू नेशनल पार्क यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसमें जो है मध्य प्रदेश और जो है झारखंड का प्रदेश जो है यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता हुआ नजर आएगा आपको। अगर हम बात करें तो इस तरह से ये चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व बन जाएगा उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं उदंती जो है सितांदई टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। उसके बाद जो है आप देख सकते हो जो है अचना मार्क टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के बाद यहाँ पे ये चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व बन जाएगा। राइट, ये थोड़ा सा मैप देख लीजिए आप, ये छत्तीसगढ़ है, राइट, ये छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे टाइगर बनने वाला है, ये मैं मार्क कर दे रही हूँ। आप यहाँ पे देखिए ये जो है ना कोरिया जिला, ठीक है, कोरिया जो डिस्ट्रिक्ट है और जो सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है,
इन दोनों को मिला करके, इन दोनों एरिया को मिला करके ये टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे बनाया जाएगा। मैंने इन दोनों एरिया को पूरा नहीं, मैंने इन दोनों एरिया का पार्ट जो मतलब जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है उसको मिला करके यहाँ पे ये बनाया जाएगा, ठीक है। अब कोई भी टाइगर रिजर्व कैसे बनता है, तो देखिए यहाँ पे इसके लिए अप्रूवल दिया जाता है एनटीसीए के द्वारा, जो कि अंडर द सेक्शन 38(5) सब सेक्शन ए में दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है इसके तहत, और इसके तहत जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिकमेंडेशन देती है कि कोई भी एरिया जो है वो कैसे कंजर्व, माने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का एक रोल है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, है ना, जो टाइगर रिजर्व अथॉरिटी है वो नोटिफाई करती है कि ये एरिया जो है टाइगर रिजर्व के लिए सही है, तो स्टेट के रिकमेंडेशन पे ये बनाई जाती है। यहाँ पे गुरु घासी नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो देखो ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पर्सनालिटी पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो है गुरु घासी दास जो थे वो सतनामी रिफॉर्मिस्ट थे, सतनामी रिफॉर्मिस्ट थे ये, और यहाँ पे इन्होंने जो है हम देख सकते हैं इनके नाम के ऊपर ही छत्तीसगढ़ में, है ना, जब छत्तीसगढ़ एमपी का ही पार्ट था, एमपी का पार्ट था, 2000 में ये अलग हो गया, समझ गए। तो जो है यहाँ पे इस तरह की टाइगर रिजर्व को बनाने की बात, प्रोटेक्टेड एरिया को बनाने की बात की गई थी, जिसमें जो है कोरिया डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ का है वो इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें फ्लोरा, तो क्या क्या यहाँ पे पाया जाता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेनली जो है डेसिडियस, ऑब्वियस सी बात है, जो है ये मध्य वाला प्रदेश पड़ रहा है हमारा, तो डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे, साल, टीक, है ना, और बम्बू के पे जो पेड़ होते हैं, बांस के जो पेड़ होते हैं वो यहाँ पे मेनली पाए जाते हैं। अगर हम फुना की बात करें तो यहाँ पे टाइगर एज मच वही पाए जाएंगे, लियोपार्ड्स होंगे, चीता होंगे, और जो है नीलगाई होगी, और चिंकारा, जाकाल, सांबार, ठीक है, यहाँ पे फोर हॉर्न और राइनो, एंटीपॉल्स, ये सब पाए जाएंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क ही वो पार्क है जहाँ पे लास्ट जो है हम देख सकते हैं एशियाटिक चीता जो कि विलुप्त हो गया, तो विलुप्त होने से पहले एशियाटिक चीता जो है यहीं पे देखा जाता था, गुरु घासीदास, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे तोमर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नाम आया ना, तो इसको देख लीजिए। तो हम यहाँ पे जो सूरजपुर अभी हमने मैप में देखा था ना, मैप में थोड़ी देर पहले देखा था सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट, तो वहीं पे ये तामोर पिंगला टाइगर माने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। एक्चुअली में तामोर पिंगला की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो तामोर एक हिल है, समझ गए, पिंगला एक नाला है, तो इन दोनों के नाम मिलने से तामोर पिंगला बन गया, राइट, याद रखिएगा। और ये काफी ओल्ड और प्रोमिनेंट जो है हम कह सकते हैं कि एरिया है, जो कि आपकी सेंचुरीज वाला एरिया है। अगर हम फ्लोरा की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है मिक्स डेसिडियस है, अब एक ही स्टेट में अलग अलग तो पानी की संभावना कम ही हो जाती है, एक ही स्टेट में फ्लोरा अलग अलग हो जाए या कम पाया जाता है, तो डेसिडियस फॉरेस्ट है, और ऑब्वियस सी बात है साल, बैम्बूज और टीक वगैरह के पेड़ पाए जाएंगे, ठीक है, और सभी सालों भर देखने वाले फॉरेस्ट है यहाँ पे। पुना की बात करें तो वही टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड, बियर, संभार, डील, ब्लू हॉर्स, चीतल, बिशन और मैनी सच अदर एनिमल जो यहाँ पे पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है हेनली पासपोर्ट के बारे में। देखो हेनली पासपोर्ट की अभी रिपोर्ट आई थी जिसमें इंडिया की रैंकिंग काफ़ी खराब है, 90 नंबर प्राप्त हुआ है, और ये नंबर जो है ये इसके आधार पर दिया जाता है। ये नंबर से हमें ये मालूम चलता है कि जो आपका पासपोर्ट होल्डर है तो उसका जो पासपोर्ट है वो कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। मतलब आपके दिमाग में है क्या वीक और स्ट्रांग का मतलब क्या, क्या कोई लोहे से बना है तो कोई जो है वो पेपर का बना हुआ है या कोई मतलब ऐसे टूटने वाली चीज़ का बना हुआ है। नहीं, वो नहीं होता। एक्चुअली ये देखी जाती है कि किसकी मान्यता कितनी है, कौन से वीज़ा की जो मान्यता कितने देशों में है, रिकॉग्नाइजेशन है कितने देशों में प्राप्त है, कितने संस्थानों के द्वारा प्राप्त है, तो उसे स्ट्रांग कहते हैं। जिनकी कम होती है उन्हें वीक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले ये रिलीज की गई थी, रिलीज बाय जो आप देख सकते हो हॉर्नली एंड पार्टनर के द्वारा, जो कि हॉर्नली एंड पार्टनर इंडेक्स जो ओरिजिनली रैंकिंग जारी की जाती थी जिसमें वर्ल्ड के पासपोर्ट को अकॉर्डिंग टू देयर जो है डेस्टिनेशन, देयर होल्डर्स, है ना, ये जो है जारी किया जाता था। वैसे ये स्टार्टिंग 2006 से हुआ है और जब स्टार्ट हुआ था तब इसका नाम वही था, हेल्नी एंड पार्टनर। ठीक है, और बाद में हम देखेंगे यहाँ पे कि इसे रीनेम किया गया, बहुत पुराना रीनेम नहीं है, 2018 में इसे रीनेम किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, 2006 में स्टैब्लिश हुई थी जिससे मैं उसका नाम था जो है हेल्नी एंड पार्टनर्स वीजा रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, राइट, HVRI, और 2018 जनवरी में इसे रीनेम किया गया है, याद रखिएगा। और अब इसका रीनेम होकर के जो है आप देख सकते हैं हेल्नी जो है हेल्नी पासपोर्ट इंडेक्स हो गया है। ठीक है, अभी का बात करें इसके तो जो क्रिएटर हैं वो डॉक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है क्रिस्टन एच जो है केलियन, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे चेयरमैन है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे तो एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है वो इसके को पार्टनर्स हैं और ये मिलकर के वर्ल्ड वाइड ये जो है डेटाबेस इंफॉर्मेशन के आधार पे ये वीज़ा की एक लिस्टिंग तैयार करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जापान और सिंगापुर जो है इनके लिस्ट में टॉप पे रहा है, और वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे विद देयर पासपोर्ट होल्डर, है ना, जो कि इन्हें अलाउ है भाई, लगभग 192 देशों में ये जा आ सकते हैं। और अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया, जर्मनी,
ये जो है सेकंड पोजीशन पे आते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो 90 पोजीशन अपना इंडिया का इस साल का रहा है और लास्ट ईयर 84 था, तो मैंने 84 ठीक था यार, डाउन हो गया इस बार। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक थोड़ा-सा चिंता का विषय है, हमें थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा। हमारे देश की अगर हम बात करें तो 58 कंट्री के अंदर ही हमारे यहाँ जो है फ्री, जो है हम कह सकते हैं फ्री वीज़ा ट्रैवल अलाउ है। ठीक है? और ये एक इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई सभी को थैंक यू सो मच गाइज़, है ना? व्हाट यू हैव टू डू वन मोर थिंग गाइज़, लाइक, शेयर एंड कमेंट और काइंडली सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो, सो दैट आपको सारी क्लास की नोटिफ़िकेशन ऑन टाइम मिल जाए। एंड गाइज़ थैंक यू सो मच टू लिसन मी हियर वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे एंड अगेन हैप्पी दशहरा। सी यू सून।